Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR Spectroscopy. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फोर्स कांस्टेंट और फिर देखा था कि फोर्स कांस्टेंट बॉन्ड एनर्जी और मैसेज ऑफ द एटम से चेंज करने से कैसे चेंज होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रेचिंग बॉन्ड्स होते हैं, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी डिफरेंट बॉन्ड्स है, कोई 2000 पे आ रहा है, कोई 2500 पे आ रहा है, कोई 2800 पे आ रहा है, कोई 3000 पे आ रहा है। हम उनकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ, और वो एक्सप्रेशन था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई सी, और के फोर्स कांस्टेंट था और म्यू रिड्यूस्ड मास था। इनकी रेशियो का स्क्वायर रूट था। अब जो रिड्यूस्ड मास है वो कैसे निकालते हैं। रिड्यूस्ड मास निकालते हैं मास ऑफ वन एटम इनटू मास ऑफ सेकंड एटम। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ हमारे पास जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन है, यानी यहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो अगर यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये M1 भी 12 होगा और M2 भी 12 होगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो M1 कार्बन के लिए 12 हो जाता और M2 हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाता, और यहाँ 12 प्लस 12। ये जो आपके पास रिड्यूस्ड मास आएगा इस फार्मूले से, उसके यूनिट्स ग्राम्स में होंगे, यानी ये आएगा मास इन ग्राम्स। अगर हमने इसको AMU में कन्वर्ट करना हो तो हम मास इस सारे को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और फिर एवोगैड्रो नंबर को इस एक्सप्रेशन में ओमिट करने के लिए ये मास आ जाएगा आपके पास इस फार्मूले से। जब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो AMU में आ जाएगा। और अगर एवोगैड्रो नंबर यहाँ से ओमिट करना चाहें, यहाँ से निकालना चाहें, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, या इसको वेव नंबर कह सकते हैं, वो इक्वल आ जाता है 7.76 इंटू 10⁻11/2 पाई सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये वाला एक्सप्रेशन वैसे ही है, फोर्स कांस्टेंट ओवर रिड्यूस्ड मास। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी पर सेंटीमीटर 4.12। ये सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आएगा 4.12, और ये आ जाएगा फोर्स कांस्टेंट ओवर रिड्यूस्ड मास का स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी की, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंट बॉन्ड्स की है। अब हमें दो चीजें चाहिए, नंबर 1 फोर्स कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, और दूसरा चाहिए रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यूज कांस्टेंट है, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए डिफरेंट है, डबल के लिए डिफरेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिफरेंट है। सिंगल बॉन्ड के लिए 5 × 10⁻5 डाइन्स पर सेंटीमीटर, और डबल बॉन्ड के लिए 5 × 10⁻5 डाइन्स पर सेंटीमीटर, और ये 15 ट्रिपल बॉन्ड के लिए 15। यानी ये पावर तो सेम है, 10�5 है, यूनिट भी सेम है। सिंगल बॉन्ड के लिए 5 है, डबल के लिए 10 है, और ट्रिपल के लिए 15 है। तो ये फोर्स कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू 3 टाइम्स ज्यादा है सिंगल बॉन्ड से। हम ये वैल्यूज फोर्स कांस्टेंट की यूज करेंगे और रिड्यूस मास इस फार्मूले से निकाल लेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हम किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फार्मूला है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी बराबर है 4.12 के ओवर फोर्स कांस्टेंट ओवर रिड्यूस्ड मास। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट कितना होता है, 10⁻10⁵, 10 × 10⁵,
तो ये के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये के है हमारे पास फॉर डबल बॉन्ड। रिड्यूस मास कैसे निकालेंगे? कार्बन है, दोनों ही एटम कार्बन है, तो कार्बन इंटू कार्बन यानी 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 6। तो हमें दोनों बातें पता चल गई। हमें फोर्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, हमने याद रखना है, ये हमने रिड्यूस में 6 निकाल लिया, इस फार्मूले में यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये आ गया 10, ये वाली वैल्यू 10 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 6। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो 1682 पर सेंटीमीटर आती है। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू होती है, यानी जो एक्चुअली हमें मिलती है वो 1650 थोड़ी सी कम होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक्चुअली हम यहाँ पर सिर्फ दो जो है हम उनको फैक्टर्स को देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं रिड्यूस्ड मास को, और दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स कांस्टेंट। रिड्यूस्ड मास है और दूसरा बॉन्ड की एनर्जी यानी फोर्स कांस्टेंट है। हम ना तो हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हैं, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देख रहे हैं, ना रेजोनेंस को देख रहे हैं, जिसकी वजह से इतना सा फर्क आ जाता है। इसी तरह अगर हम कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए निकालें तो फार्मूला हमारे पास वही है 4.12 वाला। अब कार्बन हाइड्रोजन चूंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड की के की वैल्यू कितनी होती है 5 इंटू 10⁵, तो के की वैल्यू तो हमें वैसे ही याद होनी चाहिए। अब हमने निकालना है रिड्यूस्ड मास। हमारे पास एटम डिफरेंट है, कार्बन का 12 मास आएगा और हाइड्रोजन का 1, तो 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1, तो ये आ गया 0.923। रिड्यूस मास भी पता चल गया, कांस्टेंट की वैल्यू हमें वैसे ही याद थी, ये वैल्यूज फार्मूले में लगाएं। जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो आती है 3032, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल वैल्यू है इससे थोड़ी सी कम आएगी 3000। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट पता है कितना है, बस उसका रिड्यूस्ड मास निकालें और इस फार्मूले में लगाएं, तो हम किसी भी बॉन्ड की जो कैलकुलेटेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा छोटा सा लेक्चर अबाउट द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। थैंक यू वेरी मच।